दोस्तों मैं हूँ राइटर ममता चौधरी। आप देख रहे हैं काशी की छाँव में। अब है एपिसोड नंबर 16। आई होप आपको ये सीरीज पसंद आए। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। काशी के चीख सुन चंदो जब ऊपर भाग के उसके कमरे में आई तो उसने देखा कि काशी बिस्तर से कुछ दूरी पर गिरी हुई थी। पर यह देखकर चंदो ने जल्दी से उसके पास आकर उसका सर अपनी गोद में रख लिया। हुकुम रानीसा, आप ठीक है ना? आप गिर कैसे गई? उसे ऐसे देख के चंदो परेशान थी। काशी का दर्द बढ़ रहा था। चंदो ने उसकी हालत देख जल्दी से नौकर को उसे उठा के नीचे ले जाने को कहा। शालिनी अभी नीचे ही थी। उसने जब चंदो को परेशान होकर आते देखा तो उसे पूछा, काशी को क्या हुआ है? दीदी वो गिर गई है, नौकर उन्हें ला रहे हैं। आप हुकुमसा और कंवरसा को बोल दो। ये बोल उनके ड्राइवर को आवाज़ लगा गाड़ी निकालने को कहा। शालिनी ने फ़ोन करके सबको हॉस्पिटल आने को कहा। तब तक नौकर भी काशी को लेकर नीचे आ गए थे। शालिनी ने जैसे उसे देखा उसके पास गई। काशी कुछ नहीं होगा आप और बच्चे को, तुम चिंता मत करो। ये बोल वो जाके गाड़ी में बैठी और काशी का सर अपनी गोद में रख लिया। ड्राइवर सीधा हॉस्पिटल की तरफ निकल गया। कुछ देर में सब हॉस्पिटल में थी। अभय और बाकी सब भी आ गए थे। अभय काशी की हालत देखकर बहुत डर गया था। काशी आप परेशान ना हो, प्लीज हिम्मत रखना। डॉक्टर उसे लेकर ओटी में चले गए। वो सब बाहर इंतजार कर रहे थे। तभी शालिनी को टेंशन की वजह से लेबर पेन शुरू हो गया। उसे भी दूसरी ओटी में एडमिट किया गया। विजय और अभय दोनों की हालत खराब थी। चंदो राणा जी का हाथ थामे खड़ी हुई थी। तभी कुछ देर बाद शालिनी के ओटी से बच्चे के रोने की आवाज़ आई। विक्रम की नजरें दरवाजे पर ही थी। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आए और उन्होंने विक्रम को खुशखबरी देते हुए कहा, कंग्रेचुलेशन राजा साहब, आपको बेटा हुआ है। यह सुनते ही विजय खुशी से उछल गया। अभय भी खुश था, पर उसे काशी की चिंता थी और अभी तक किसी ने कुछ बताया भी नहीं था। उसकी धड़कनें तेज थी। तभी उसे बच्चे की आवाज़ सुनाई दी और उसे खुश होकर विजय और राणा जी को गले लगा लिया। जब डॉक्टर बाहर आए तो उन्होंने अभय से कहा, हुकुम साहब बेटी हुई है, पर हुकुम रानी साहब की हालत बहुत खराब है। उनके पास वक्त बहुत कम है। उनके रूम में शिफ्ट किया गया है, आप उनसे मिल ले। ये बोल वो चले गए हैं। अभय सीधा रूम में गया जहाँ शालिनी और काशी दोनों ही लेटी हुई थी। काशी को मास्क लगाया गया था और उसके बगल में के पालने में छोटी सी राजकुमारी आंखें बंद किए हुए लेटी थी। अभय उस जाके काशी के पास बैठ गया। उसका हाथ अपने हाथ में लेकर उसने कहा, काशी काशी आपको कुछ नहीं होगा। उसकी आवाज़ सुनकर काशी ने अपने हाथ से अपना मास्क नीचे किया और उसे देखकर छोटी सी राजकुमारी की तरफ इशारा करके बोली, वादा करिए आप हुकुम साहब, हमारी बच्ची को आप बहुत प्यार देंगे। आप उस पर कभी गुस्सा नहीं करेंगे। आप कभी उसे अकेला नहीं छोड़ेंगे। कभी भी उसे कमज़ोर नहीं होने देंगे। काशी उसके हाथ को कस के पकड़ के बोले जा रही थी। उसकी सांसें तेज हो रही थी। अभय ने अपनी आंसू पोंछते हुए उसे कहा, काशी ऐसी बातें मत करो। हम दोनों मिल के इसे बड़ा होते हुए देखेंगे। आप ठीक हो जाएंगी, आपको कुछ नहीं होगा। हुकुम साहब, आपको और मेरा साथ शायद यहीं तक था, पर आपके पास अपनी परछाई को छोड़ जा रही हो। आपकी जान नहीं छोड़ी है मैंने। आपकी जान नहीं छोड़ी है मैंने। यह है कह काशी ने अपनी छोटी बेटी की तरह इशारा कर उसे देखने को कहा। अभय उठ के उस नन्ही सी राजकुमारी को अपनी गोद में उठा के उसके पास ले आया। देखो इसे काशी, कितनी छोटी है ये। कहने में इसे मैं अकेले कैसे पाल सकता हूँ। यह जिद करेगी तो कैसे संभाल पाऊंगा मैं। ये कहते हुए वो रो दिया। काशी ने एक बार उसकी गोद में खेल रही उस बच्ची के सर पर हाथ सहलाया और देखते देखते उसका हाथ नीचे की तरफ लुढ़क गया। अभय ये देख के काशी कहे तेजी से चिल्ला दिया। सबकी आंखों में आंसू थे। शालिनी भी अपने बेटे को हाथ में लिए रो दी थी। अभय उस नन्ही सी जान को लिए काशी के पास बैठा रो रहा था। काशी जा चुकी थी आज उसका साथ छोड़ के, पर उसे एक प्यारी सी बच्ची दे गई थी। प्रेजेंट डे में ये सब बातें बताते हुए शालिनी की आंखें झलक आई थी। काशी ने वहाँ रखी उसकी माँ की फोटो फ्रेम को उठा लिया और उसे दुपट्टे से पूछते हुए उसे अपने साथ रख लिया। उसने शालिनी की तरह देखते हुए पूछा, मैं अपनी माँ की तरह दिखती हूँ ना? बिल्कुल हाँ, पर तेरे तेवर बिल्कुल अपने पिता की तरह है। शालिनी ने उसके हाथों को हाथ में लेते हुए कहा। शालिनी ने उसके हाथों को अपने हाथ में लेते हुए कहा। फिर दोनों वहाँ से कई सारी अच्छी यादों को लेके उस घर से ताला लगा के वापस घर आ गई। जब तक वो दोनों घर पहुंचे तब तक सब राजस्थान जाने के लिए तैयार थे। सब वहाँ से निकले और कुछ देर में एयरपोर्ट पहुंचकर फ्लाइट में बैठ गए। काशी के मन में बनारस छोड़ने का दुख भी था, पर उसे ज़्यादा अपने पिता के कातिलों से बदला लेने की चाह भी थी। कुछ घंटों बाद सब के सब राजस्थान पहुंच गए थे। सब लोग कुछ घंटों बाद में
राजस्थान में थे। चंदो और राणा जी ने कई सालों बाद आज वापस से इस राजस्थान की धरती पर कदम रखा था। कितने ही दृश्य दोनों के ही सामने आए और गए। चंदो का अब कोई नहीं था, सब तो मालिनी ने मार दिया था। वहीं काशी और युग आज पहली बार यहाँ आए थे। युग के मन में भी बहुत सारे सवाल थे, पर जवाब तो यही मिलना था, तो वो भी शांत था। इसीलिए शिवांगी इसीलिए खुश थी क्योंकि युग उसके साथ आया था और अब वो उसके ही साथ उसके महल में रहने वाला था। सब जब एयरपोर्ट से बाहर निकले तो सामने विजय ने गाड़ी उन सब के लिए तैयार रखी थी। काशी, युग, शालिनी और रुद्र एक ही गाड़ी में बैठ गए। बाकी लोग दूसरी गाड़ी में आ गए। गाड़ी राजस्थान की सड़कों पर दौड़ रही थी। काशी पर बनारस का रंग तो चढ़ चुका था, पर अब देखना था कि क्या उस पर राजस्थानी रंग चढ़ पाएगा, और वही ये देखना था रुद्र पर काशी अपना रंग चढ़ा पाएगी या नहीं। काशी गाड़ी से बाहर राजस्थान की खूबसूरती को निहार रही थी। उस रेत से बने टीले और उन टीलों पर से जाती राजस्थानी लिबास पहनी बंजारियां औरत, उसे ये सब देखकर बहुत खूबसूरत लग रहा था। वो औरतें कुछ गाते हुए जा रही थी जो काशी को समझ नहीं आ रहा था, पर सुन के उसके अच्छा लग रहा था। गाड़ी अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। रुद्र की नज़र हर तरफ थी क्योंकि वो जानता था कि अभी तक तो माली को खबर हो गई होगी कि काशी ने उनके बेटे को मार दिया है और उसके सारे आदमी पकड़े गए हैं, और अब वो चुप नहीं बैठने वाली, कुछ तो जरूर करेगी वो। इसीलिए उसने अपनी पैनी नजरें बनाई हुई थी, और शायद उसका यह सोचना कहीं ना कहीं ठीक भी था, क्योंकि कुछ ही देर बाद एक बहुत बड़ा धमाका हुआ। सबकी गाड़ियां कुछ दूरी पर जाकर खड़ी हो गई। सब ने देखा आगे वाली गाड़ी ब्लास्ट हो गई थी। काशी जिस गाड़ी में थी उसे आकर कुछ लोगों ने घेर लिया था। बहुत से लोग हाथ में गन लिए खड़े थे। काशी उन्हें देखकर रुद्र से बोली, ये सब कौन है? कंवर साहब, ये माली के आदमी है। काशी। तभी एक आदमी ने काशी को गन दिखाते हुए बाहर आने को कहा। बाहर निकल, चल जल्दी। वो आदमी शायद उन सब का सरदार था। काशी उनकी बात सुन थोड़ा सोचते हुए युग की तरफ देख उसे इशारा किया। उसने काशी का इशारा समझ के उसे एक स्माइल दे दी, तो काशी ने बाहर देखकर झटके से दरवाजा खोल उसे धक्का दे दिया, जिससे वो आदमी उसके पीछे वाले आदमी के ऊपर जा गिरा। उसके वक्त ये सब देख रहे बाहर खड़े राणा जी ने, जिस पर एक आदमी ने गन तान कर खड़ा था, उसे धक्का दे उसके हाथ से बंदूक छीन ली। काशी के इशारे के मुताबिक युग ने अपने कंचे नीचे और गुल्ले निकालकर उन आदमियों को मारने लगा। शिवांगी और रुद्र तो ये सब देखकर परेशान थे। काशी ने रुद्र को ऐसे देख कहा, अब क्या पूरी फिल्म को गाड़ी में ही बैठे के देखना चाहोगे? आप कंवर साहब, बाहर आकर मदद भी करिए हमारी। उसकी बात सुनकर रुद्र जल्दी से गन लेकर बाहर आया, और तब उससे आदमी भी अपनी गन निकाल के मालने के आदमियों से लड़ रहे थे। काशी ने उसके सरदार की गन अपने हाथ में लेते हुए जोर से कहा, ओ चच्चा, अपने आदमी से बोल, हथियार नीचे फेंक, वरना यही कि यही खोल दूंगी। उसका है ना चच्चा, हम तनिक कम ही बतियाने में भरोसा रखते हैं, और वक्त की बर्बादी हमारे जरा पसंद ना है, तो चलो बोलो। उसे कहने पर उसके आदमी ने हाथ के इशारे से सबको बंदूक नीचे करने को कहा। हाँ तो चच्चा जी का समझे कि तुम सामने इतना चला आए थे। तुम्हारे से भले ही उम्र कम हो, पर हाँ, तुम्हारी माई ही हम लागत है। तुमने बिना हमारे बारे में जाने ही हमसे मिलने का प्लान बना लिया। बनारस की गलियों में जाके एक बार हमारा नाम ले लेना, कसम से खाली हाथ नहीं लौटोगे। चलो अब घुटनों के बल बैठो, और श्याम जी अब का मुहूर्त निकलवाए, तब बंदूक उठाने वाले हैं आप इन सब की। ये बोलते ही श्याम ने कुछ आदमियों से बंदूक उठा के गाड़ी में डाल दी। ये सब देख रही चंदो राणा जी ने के कान में बोली, अरे ये लक्षण रहे इसके, तो जो लड़का मिला है वो भी चला जाएगा। इसे बोलो जरा सुधर जाए। राणा जी ने उसकी बात सुनकर कहा, पर लड़का है कहा। रुद्र की तरफ इशारा करते हुए चंदो ने कहा, अरे वो खड़ा ना उसके पास, रुद्र कंवर सा। राणा जी ने घूर के उसकी तरफ देखा और कहा, तुम महल चलो, फिर बताता हूँ। उधर काशी सबको घुटनों के बल बैठा के बोली, चच्चा जा कि हमारी बिल्ली मौसी को बोल देना कि काशी आ गई है, और अब ये राजस्थान उसका होने वाला है, और जो भी उसने मुझसे छीना है वो सब मैं सूद समेत वापस लेने आई हूँ। तो तैयार हो जाए वो सब वापस करने के लिए, जो मेरा था, जो मेरा है, और जो मेरा ही होगा। ये बोल वो जाने लगी, पर फिर मुड़ के बोली, और एक बात कह देना उसे, हमारे महल को अच्छे से सजा दे, क्योंकि उस महल की रौनक काशी प्रताप सिंह लौट रही है। उसके राज्याभिषेक में कोई कमी ना हो। ये कह वो गाड़ी में बैठ गई, और उसके सारे आदमी भी गाड़ी में शान से आगे बैठ गए। माली का आदमी गुस्से में अपना हाथ जमीन पर मारते हुए बोला, तुम तो मेरे हाथों मरोगी। तूने मेरे भाई को जेल भेजा है, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं।
तो दोस्तों क्या होने वाला है आगे कहानी में, ये सब जानने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना ताकि मेरा मन खुश हो जाए। काशी उस आदमी के हाथ से मालिनी को संदेश भिजवा चुकी थी। उसका आदमी जब महल पहुंचा तो मालिनी अपने बेटे के शव के पास बैठी थी और घूर के उसे देखे जा रही थी। महल में मातम का माहौल था। मालिनी ने बिना उसकी तरफ देखे पूछा, सांगवान क्या हुआ, वो मरी या नहीं? उसने डरते हुए कहा, मालिनी हम उसे मार नहीं पाए, वो बहुत शातिर है और तेज भी। यह सुनते ही मालिनी ने पास में खड़े आदमी के कमर से तलवार निकालकर उसकी तरफ बढ़ा ही थी कि उसके पति कंवर ने उसे रोक दिया। अरे सबको मारोगी तो जंग क्या खुद अकेली लड़ोगी? ये कहकर उसने उसके हाथ से तलवार ले ली। इसकी हिम्मत कैसे हुई खाली हाथ आने की? उस पर ये उसकी लड़की की बड़ाई कर रहा है, जान से मार डालूंगी उसे। अरे रुको, उससे वक्त भी तो दो, वो कम काम कर रहा है ना, कर देगा। ये बोल उसने सांगवान से आगे बोलने को कहा। और ये कह रही थी वो छोरी साहब, वो बोल रही थी कि वापस आ गई है अपने पिता का बदला लेने। जो कुछ भी माली ने उसे छीना है वो सूद समेत उसे लेगी। और ये भी कहा है कि जो राज्य अभिषेक होने वाला है अमर साहब का, वो नहीं होगा क्योंकि महल की असली हकदार लौट आई है। ये सब सुन रहा अमर गुस्से में बोला, आने दो, हम भी उसे इसी महल में चुनवा देंगे। दूसरी तरफ काशी माधवगढ़ पहुंच गई थी। जब वो विजय के महल पहुंची तो महल देखकर उसकी ओर युग की तो आंखें खुली की खुली रह गई। सारे द्वारपाल पर ही पोशाक में खड़े थे, वो भी हाथ में बंदूक ली। उसके स्वागत में महल को दुल्हन की तरह सजाया गया था। वो तो ये सब देखकर बस हैरान थी। जब वो महल के अंदर वाले गेट पर गई जहाँ पहले से ही विजय खड़ा उसका इंतजार कर रहा था, वहाँ पर पूरे परस्पर सिर्फ गुलाब ही बिखरे हुए थे। विजय के सामने आकर पहले राणा जी और चंदो की गाड़ी रोकी जिसमें साली भी थी। जब राणा जी बाहर आए तो विजय ने उन्हें गले से लगा लिया। कैसे हो राजपुताना शेर? विजय ने उसे गले लगाते हुए कहा। ठीक है अब राजा साहब, राणा जी ने मुस्कुरा के कहा। तभी उसकी नज़र चंदो पर पड़ी। कि बात से आधी घरवाली, थम बड़े चौके दिख रहे हो। जे उम्र में भी कहीं जे उम्र में भी दूसरी शादी का तो न सोच रहे हो? जे थम सोच भी रहे हो तो मारो नंबर वहाँ में भी सबके ऊपर होगो। उसकी ये बात सुनकर सब हंसती है। जे थम अभी तक सुधरे को नहीं राजा सा, इतने बड़े बच्चे के पिता हो गए हो, बहू लाने की उम्र में तारे को खुद की शादी की सूझ रही है। जे अब तो सुधर जाओ थम, इतने दिनों से सुधरा ही तो था। चाहो तो पूछ लो अपनी दीदी से। थारे को देख के दिल फिर से बिगड़ गया। ये सुन चंदो उस पर घूर के देखने लगी और बाकी सब हंसने लगे। अच्छा अब ये बताओ हमारी राजकुमारी और बेटा कहाँ है? साली ने दूसरी गाड़ी की तरफ इशारा करते हुए कहा। वो रही आपकी राजकुमारी और आपका बेटा भी। उनके कहने पर जब विजय ने साली के पीछे देखा तो काशी और युग खड़े थे। उसे तो काशी को देख के ऐसा लगा जैसे काशी रही उसकी माँ खड़ी हो वहाँ। यह सोचते हुए वो उसके पास चला गया। उसके चेहरे को अपने हाथों में लेते हुए कहा, बिल्कुल अपनी माँ की तरह लगती हो। ऐसा लग रहा है जैसे वो ही सामने खड़ी हो हमारे। और ये बोल उसे अपने सीने से लगा लिया। उसकी आंखें आज नम थी पर खुशी भी थी कि अभय और काशी की निशानी को उसने महफूज रखा था और आगे भी रखेगा। जब उसकी नज़र बगल में खड़े युग पर गई तो उन्होंने चंदो से कहा, क्यों सारी साहिबा, ये छोरा तो बिल्कुल राणा जी पर गया है। लगता हमने बाहरी तस्वीर कोने देखी थी। ये सुनते ही सब हंसने लगे। और बरखुरदार कैसे हो? ये कहते हुए विजय ने युग को गले लगा लिया। सब अंदर महल में गए। अंदर की तैयारियां बहुत ही सुंदर थी। काशी और युग ने फिल्मों के बाद पहली बार रियल में महल देखा था। राजपुतानी ठाट बाट देख रही थी। विक्रम ने सबके बैठने पर उन्हें पूछा, आप सबको आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई ना? उसकी बात सुनकर रुद्र ने कहा, वाली ने अपने गुंडे भेजे थे। यह सुन वो परेशान होकर पूछा, उसे कैसे पता चला कि काशी आज यहाँ आ रही है? क्योंकि उसे तो अगले हफ्ते का पता था। विजय को अभी तक किसी ने बनारस में जो हुआ वो बात नहीं बताई थी। रुद्र ने शिवांगी के साथ युग और काशी को कमरे में जाने को कहा। शिवांगी उन्हें लेकर उन्हें कमरे में जाने लगी और रुद्र बाकी सबके साथ स्टडी रूम में चला गया। काशी ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ चढ़ रही थी कि साथ में दीवार पर लगी बड़ी बड़ी तस्वीरों को देख रही थी। उसमें एक तस्वीर के सामने रुक के पूछा, शिवांगी ये सब कौन है? शिवांगी ने एक दो सीढ़ियाँ ऊपर उसके पास आते हुए कहा, ये हमारे पूर्वजों की और दादासा की तस्वीर है। उसकी बात सुनकर काशी ने फिर पूछा, क्या हमारे पापा माँ की तस्वीर नहीं है यहाँ पर?
ये सुनते ही शिवांगी उसका हाथ पकड़कर ऊपर लगी उसके साथ युग भी गया। ऊपर जाके वो एक कमरे के दरवाजे के पास रुकी और एक नौकरानी को आवाज़ लगाते हुए पूछा, कमरे की सफाई हो गई ना रेनू? रेनू ने मुस्कुरा के हाँ में सर हिला दिया। उसने दरवाजा खोला और उन सबको लेकर अंदर आ गई। काशी कमरे को देखकर हैरान थी। वो कमरा बहुत बड़ा था और आलीशान था। वो कमरा इतना खूबसूरत था कि पूछो मत। चारों तरफ दिखाते हुए शिवांगी ने कहा, जानती हो ये कमरा किसका है? उसके इस सवाल पर काशी और युग दोनों की उसकी तरफ देखने लगे, जैसे कहना चाह रहे हो कि उन्हें नहीं पता। उसने उन दोनों का चेहरा देखकर कहा कि आपकी माँ और पापा का कमरा है। माँ बताती थी कि जब भी आपकी माँ आती थी यहाँ, तब वो इसी कमरे में रहती थी। इधर आओ। ये बोलते हुए वो उसका हाथ पकड़कर उसे कमरे की दूसरी तरफ ले जाने लगी और वहाँ लगे एक बड़े से पर्दे को हटा के दिखाते हुए बोली, ये देख, ये है आपकी बचपन की तस्वीर जब आप 1 साल की भी नहीं हुई थी, और ये है आपके माँ पापा की तस्वीर, अभय और काशी की तस्वीर। देख काशी थोड़ा इमोशनल हो गई। उसे धीरे से उस तस्वीर पर अपना हाथ फेरते हुए कहा, दोनों बहुत प्यारे लग रहे थे। माँ बहुत खूबसूरत थी, हाँ, और आप भी उन्हीं की तरह ही है, उनका ही रूप ले है। चलो अब अपने कमरे में चलो। काशी ये बोल जाने लगी तो शिवांगी ने उसका हाथ पकड़कर कहा, कहाँ चलो? यही है आपका कमरा दी, इस कमरे में आप रहोगी। पर ये तो माँ पापा का कमरा है। वो इतना ही बोल पाई थी कि शिवांगी ने उसकी बात बीच में काटते हुए कहा, हाँ, आपके माँ पापा का ही कमरा हमने आपके लिए सजाया है कि आपको यहाँ आपके माँ पापा की कमी ना महसूस हो। उसकी बात सुनकर काशी फिर से उस तस्वीर को देखने लगी जो उसके माँ पापा की थी। काशी को वहाँ छोड़ शिवांगी युग को लेकर उसे उसका कमरा दिखाने चली गई। एक कमरे के सामने रुक के उसे खोलकर अंदर आते हुए बोली, ये आपका कमरा है युग जी, किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो किसी से भी बोल दीजिएगा आप। मैं चलती हूँ। ये बोल वो जाने लगी तो युग ने उसे पीछे से आवाज़ देते हुए कहा, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो क्या वो मुझे मिलेगी? उसे इस सवाल सुनकर शिवांगी उसे पीछे से मुड़कर देखने लगी। उसे ऐसे देखते हुए युग ने कहा, ऐसे क्या देख रही हो? आपने जो बोला वही तो पूछ रहा हूँ। मैं समझी रही। कुछ नहीं चाहिए आप? ये बोल युग अपने सामने का बैग ओपन करने लगा जो पहले से ही नौकर ने उसे कमरे में रख दिया था। शिवांगी उसकी बात का मतलब ना समझते हुए ही वहां से चली गई। दूसरी तरफ स्टडी रूम में बैठे विजय को रुद्र ने सब बता दिया, जो भी बनारस में हुआ था और जो कुछ भी पहल आते वक्त हुआ था। विजय ने सोते हुए कहा, मतलब मालिनी को सब पता चल गया है और अब वो शांत नहीं बैठने वाली। राणा ने उसे देखते हुए कहा, चिंता मत करो आप विजय जी, मालिनी को अभी पता नहीं है कि उसका सामना किससे होने वाला है। काशी अपनी माँ की तरह शकल और अपने पिता की तरह बहादुरी को लेकर पैदा हुई है। हमने उसे कमजोर दिल वाली नहीं बनाया। उन्होंने इतना ही बोला था कि तभी काशी के चिल्लाने की आवाज़ आई। तो क्या हुआ है काशी के साथ, ये सब जानेंगे हम थोड़ी देर में। उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। राणा के ये कहने पर ही हमारी काशी शेरनी है, तभी काशी की जोर से चीखने की आवाज़ आई। ये सुर सब घबरा गए और जल्दी से उसके कमरे की तरफ भागे। वहाँ पर पहले से ही शिवांगी और युग पहुंच चुके थे। जब बाकी सब ने काशी को बिस्तर पर चढ़े हुए ऐसे चिल्लाते हुए देखा तो सब घबरा भी रहे थे और हैरान भी थे। राणा ने उसे देखकर पूछा, काशी बेटा क्या हो गया है, आप ऐसे क्यों चिल्ला रही हो? काशी ने बिस्तर के इधर उधर डर के कूदते हुए कहा, बाबा कमरे में चूहा है, बाबा कमरे में चूहा है। ये सुनकर युग हंस पड़ा और चंदो ने अपना माथा पीटते हुए राणा से धीरे से कहा, जे छोरे की लक्षण अगर जे रहे ना साहब तो हो गया इसका ब्याह। अरे जे छोरी सामने से आए रिश्ते को तुड़वा के पालेगी। अरे कुछ तो सिखा दिया होता इसे। बताओ, चिल्ला तो ऐसे रही है जैसे चूहा ना हो शेर हो, वैसे पूरा बनारस सर पर उठाए रखती है जे छोरी। पर यहाँ देखो। उसके ये बोलने पर राणा ने उसे कहा, चुप करो, पहले लड़का खोजो फिर बात करना। आई बड़ी मेरी बेटी को कुछ कहने वाली। जाओ पहले अपनी बहादुर शेरनी को बचाओ, नहीं तो चिल्ला चिल्ला के हमारी जान ले लेगी। उसकी बात सुनकर राणा जी युग को चूहा को पकड़ने के बाहर छोड़ने को कहा। जब काशी ने देखा कि चूहा उसके बिस्तर की तरफ आ रहा है तो वो बिस्तर के लिए बिल्कुल साइड में आ गई और गिरने ही वाली थी कि तभी रुद्र ने आगे बढ़ के उसे बाहों में ले लिया और गिरने से बचा लिया। काशी उसके गले में अपनी बाहें डाले उसे कसकर पकड़े आंखें बंद किए हुए ही थी। रुद्र को काशी का ये चूना और पास आना कुछ अजीब एहसास दे रहा था। वो काशी की आती तेज सांसों की गर्मी को अपनी गर्दन पर महसूस कर पा रहा था। तभी युग चूहे को पकड़ के लेकर आया और काशी के नज़दीक आते हुए बोला, दीदी देखो कितना प्यारा सा छोटू सा चूहा है और आप इसे डर रही थी। वो ये जान बूझकर काशी के साथ कर रहा था क्योंकि युग जानता था कि उसे चूहे से डर लगता है। काशी उस चूहे को अपने नज़दीक आता देखकर डर गई और रुद्र की बाहों में सिमटते हुए बोली, देख युग, अगर मेरे हाथ से पिटना नहीं है तो इसे ले जा कर बाहर छोड़ कर आ। अच्छा तो अभी भी अकड़ रही है आप? रुकिए, मैं अभी इसके
इसे आपके पास लाता हूँ। ये बोल वो उसके पास और पास आने लगा। यह देखकर काशी चिल्लाते हुए बोली, अच्छा सॉरी सॉरी, माफ़ कर दे भाई, आप तो हमारे छोटे भाई हैं ना, तो ले जाइए इसे प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। वहाँ सब खड़े ये देखकर हंस रहे थे। शालिनी ये देखकर याद करने लगी, जब वो काशी को ऐसे परेशान करती थी तो वो बिल्कुल ऐसे ही डरती थी। सब युग को काशी को यूँ परेशान करना इंजॉय कर रहे थे। तभी युग ने काशी से कहा, ठीक है मैं इसे ले जाऊंगा, पर आप मेरे लिए क्या करेंगी? यह सुनकर काशी ने उसे बोला, जो चाहे करूंगी, इसे ले जाओ प्लीज़। ठीक है, पर आपको मेरे लिए पकौड़े, कचौरी, समोसा और जलेबी बनाने होंगे, और हाँ वो भी पुदीने और इमली की चटनी के साथ। अगर मंजूर हो तो बोलो। अबे जन्मों के भूखे इतना सब कैसे बनाऊंगी? कुछ आज खा ले, कुछ कल खा लेना। ठीक है, फिर ये आधा यहाँ रहेगा आधा बाहर। ये बोल के युग चूहे को छोड़ने लगा तो काशी चिल्लाते हुए बोली, अच्छा ठीक है मैं सब कर लूँगी, ले जा इसे बाहर प्लीज़, इसे ले जा बाहर। उसके ये बोलने पर युग मुस्कुरा के चूहे को लेकर चला गया। उसके पीछे बाकी सब हंसते हुए। चंदो उसे जाते हुए बोली, जे चोरी का कुछ ना होने वाला, जे बावली की बावली ही रहेगी। काशी के कमरे में अब सिर्फ वो ही थी और रुद्र, जो उसे अभी भी अपनी बाहों में लिए खड़ा था और उसके मासूम चेहरे को देख रहा था। काशी ने जब महसूस किया तो खुद को रुद्र की बाहों में पाया और खुद भी उसके गले में अपनी बाहों को ढाले पाया। वो थोड़ा झिझक के उसे बोली, मुझे नीचे उतारिए। उसकी आवाज़ जैसे रुद्र सुन ही नहीं रहा था, उसे सुनता भी कैसे, उसका तो सारा ध्यान काशी पर था। यह देखकर काशी ने थोड़ी जोर से बोला, पर इस बार भी वही हुआ। तभी उसने रुद्र की बाजू पर चिमटी काटी तो रुद्र ने उसे झटके से छोड़ दिया, जिससे वो गिर गई। काशी ने अपनी कमर पकड़े के कहा, अरे महादेव, मार डाला रे, क्या करते हैं आप कंवर जी, ऐसे कोई छोड़ता है क्या? उसके ये बोलने पर रुद्र ने नीचे देखा तो काशी जमीन पर कमर पर हाथ रखे बैठी थी और उसे घूर के देख रही थी। सॉरी सॉरी, वो मैं इतना कहकर उसने उसे सहारा देकर उठाया और बिस्तर पर बैठा दिया। उसे देखकर काशी ने कहा, मैं मानती हूँ रुद्र जी कि मैं दिखने में बहुत अच्छी हूँ, पर इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आप मुझे नजर लगाएंगे। उसकी यह बात सुनकर रुद्र को ना जाने क्यों गुस्सा आ गया और वो उसे बिना कुछ बोले वहां से चला गया। उसे ऐसा जाता देखकर काशी ने खुद से कहा, अब इन्हें क्या हुआ? इनके भी मूड का कुछ नहीं पता, कब अच्छे रहते हैं कब खराब पता नहीं चलता। ये बोल वो अपनी कमर को मसलने लगी। दूसरी तरफ रुद्र अपने कमरे में आया और दरवाज़ा बंद करके कुछ देर आंखें बंद करके वहीं दरवाजे पर टिक कर खड़ा हो गया। जब आंखें बंद आंखों में काशी का चेहरा आया तो उसने चूहन उसे अपने अंदर महसूस हो रही थी। उसने कुछ देर बाद अपनी आंखें खोली और खुद से ही बोला, मुझे इनसे दूर रहना होगा, ये मुझे उससे दूर नहीं कर सकती, ये मुझे उससे दूर नहीं कर सकती, मैं खुद को कमज़ोर होता नहीं देख सकता। ये बोल उसे अपनी अलमारी में कपड़े निकाले और जैसे वॉशरूम में जाने लगा तो आईने में उसे अपनी शर्ट पर काशी के लगे लिपस्टिक के निशान दिख गए, जिसे देखकर वो रुक गया और उस निशान को शीशे में देखकर छूकर महसूस करने लगा। लेकिन फिर गुस्से में उसे अपने हाथ को रगड़ के मिटा दिया और वॉशरूम में चला गया। रुद्र इस नए एहसास से दूर भाग रहा था, पर उसे क्या पता था कि इसे अब उसका बहुत गहरा रिश्ता जुड़ने वाला था। वो चाह के भी इसे दूर अब नहीं जा सकता था। इधर जैसलमेर में मालिनी ने हंगामा मचा रखा था क्योंकि काशी को मारने भेजे उसके गुंडे खाली आए थे। ये उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसे उस आदमी के गले को पकड़े हुए बोला, क्यों सेरा, जब तुमसे कहा था कि तू खाली हाथ मत लौटना तो क्या सोच के वापस आया? मैं खुश होकर तेरा स्वागत करूं। अरे तूने शायद ठीक से मुझे पहचाना नहीं है। ये कहते हुए उसने अपनी पकड़ उसके गले पर कसते हुए जा रही थी। उसका गला जब घुटने लगा तो कुमार और अमर ने सेरा को आकर मालिनी के हाथों से छुड़वाया। मालिनी इस वक्त बहुत गुस्से में थी। उसे हील के टेबल पर रखे फ्लावर वॉश उठाकर जमीन पर पटक दी। कैसे वो अभी तक जिंदा है, उसे मैं मरा हुआ देखना चाहती हूँ, बस मरा हुआ देखना चाहती हूँ। सेरा ने यह सुनकर उसे बोला, मालिनी आप फिक्र ना करो, मैं अब जब भी आऊँगा उसका सर हाथ में लेकर आऊँगा। ये बोलकर सेरा वहाँ से चला गया। माली को शांत करता हुआ अमर बोला, माँ आप परेशान मत हो, मैं हूँ ना, मैं अपने भाई की मौत का बदला लूंगा। उस लड़की को और उसके साथ देने वाले सभी को मैं ऊपर पहुँचा के रहूँगा। उसने उसे ये बोल पानी दिया पीने को। काशी अपने कमरे में खड़ी अपने बैग को खोल कर खड़ी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो पहने क्या। तभी उसका दरवाजा खटखटाते हुए शालिनी और चंदो कुछ सर्वेंट के साथ वहाँ आई। उन्होंने वहाँ देखकर काशी मुस्कुरा के बोली, अरे माँ, आंटी जी आप यहाँ, और ये क्या है? शालिनी ने सारे सर्वेंट से थाल नीचे रख को कहा और उसे वापस भेज दिया। काशी ने नोटिस किया कि चंदो और शालिनी ने राजस्थानी लिबास पहना था और उसके साथ में वैसे ही श्रृंगार भी किया था। ये देखकर वो उन दोनों से बोली, वाह आप दोनों कितने सुंदर लग रहे हैं। उसकी बात सुनकर शालिनी ने सारे कपड़े थाल से हटाते हुए उसे कहा, इसीलिए तो आपके पास आए हैं कि आपको भी घनी पुत्री बना सके। उसकी बात को न समझते ही काशी बोली, क्या बना सके?
उसकी बात का जवाब देते ही चंदो ने कहा, जे का मतलब से छोरी घनी सुंदर बना सके थारे को। यह सुन काशी अपनी आंखें बड़ी करते हुए बोली, तेरी क्या बात है माँ, आप तो कितनी अच्छी तरह से राजस्थानी भाषा बोल लेती है। जे तो कुछ भी ना छे छोरी, आगे आगे देख के करूँ सु मैं। और ये बोल वो उसे एक लहंगा उठाकर देते हुए और उसे जाकर पहनकर आने को कहती है। काशी कपड़े लेकर वॉशरूम में चली गई। तब तक शालिनी और चंदो ने मिलकर बाकी सामान उसकी अलमारी में लगा दिया था। काशी जब वॉशरूम से बाहर आई तो उसे देख कर दोनों ने उसकी नज़र उतारते हुए कहा, बहुत जच रहा है ये कपड़ा आप पर, चलिए बैठिए, आपको एक राजकुमारी की तरह सजा तो दे। काशी जाकर आईने के सामने बैठ गई। चंदो ने उसके हाथों में चूड़ियां पहनाई। शालिनी ने उसके बाल संवारने लगे। कुछ देर में दोनों ने उसे पूरी तरह से तैयार कर दिया। दोनों को बहुत ही सुंदर लग रही थी, पर काशी को ऐसे सजे सवरे की आदत नहीं थी, इसीलिए उसे थोड़ा अजीब लग रहा था। देखिए खुद को, कितनी प्यारी लग रही है आप, ये कहकर शालिनी ने उसका चेहरा शीशे की तरफ कर दिया। काशी ने खुद को देखकर कहा, आपको नहीं लगता मैं थोड़ी भड़कीली सा लग रही हूँ? उसकी बात सुनकर चंदो ने उसे सर पर मारते हुए कहा, ये तो है ही बावली, चल जल्दी से आ जा खाना खाने। और ये बोल वो शालिनी को लेकर चली गई और काशी अपना सर को सहलाते हुए खड़ी रही। कुछ देर बाद वो भी सब खाने की मेज पर आकर बैठ गए। युग जब शिवांगी को देखा तो उसकी नज़र वहीं थम गई, क्योंकि शिवांगी भी इस वक्त राजस्थानी लिवाज में थी और युग ने उसे पहली बार ऐसे देखा था। वो इन कपड़ों में इतनी खूबसूरत लग रही थी कि उसकी नज़र हट ही नहीं रही थी। काशी भी सबके साथ खाना खाने आ गई थी। उसने जब देखा कि युग शिवांगी को बिना पलके झपकाए देख रहा है तो उसे धीरे से उसके कान के पास आकर कहा, बेटा ऐसे हवसी हो के उसे देखोगे तो वो भाग जाएगी, जरा मुंह बंद करके बस नजार के साथ देखो, लड़की है, इज्जत दोगे उसे तो ही इज्जत पाओगे, वरना कहीं वो तुम्हारी इस हरकत पर भड़क ना जाए। तो दोस्तों इसी के साथ इस कहानी को यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। कैसी लगी आज की स्टोरी आप कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।